अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको आज के नए व्लॉग में। आज दो टॉपिक पे बात करूंगा। पहला टॉपिक तो आपको पता ही है कि जैसे पुर्तगाल ने माशाल्लाह यहाँ पे स्पीड इमिग्रेशन की तेज़ कर दी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, इराक, ये जितने कंट्रीज़ आ रहे हैं, इनको इन्होंने लीगलाइज़ करने का फ़ैसला कर दिया है। ये क्या करने वाले हैं, मैंने तमाम वेबसाइट को खंगाला और सैफ़ की तमाम वेबसाइट को पढ़ा कि क्या आप नया हिकमत अमली बनाने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी आपको एक बैड न्यूज़ दूंगा, और इनकी पार्लियामेंट में जो अभी रिसेंटली डिबेट हुई है उस हवाले से। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पुर्तगाल जो है वो अब स्पीड अप कर रहा है अपने आप को, और अपनी इमिग्रेशन को बूस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कोविड की वजह से ये जितनी एप्लीकेशन फंस गई थी, सैफ बंद थी या कारोबार बंद थे, तो ये जितना सैफ में पेंडिंग फाइल्स थी ये सब जमा हो गई थी। इसलिए ये मामला 2.5 साल पे 2-2 साल पे चला गया था। अब इसको ये वापस नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश में है, क्योंकि आपको पता है सैफ भी ख़त्म हो रही है। 2022 31 दिसंबर तक जिन जिन की फ़ाइलें लॉक हैं उन सबको पेपर इशू करने जा रहे हैं ये लोग बहुत जल्द। अगर आप देखें 2018-17 के टाइम पे कि लोगों को 3-3 महीने में, 5-5 महीने में, 6-6 महीने में रेजिडेंस कार्ड मिल जाते थे। अब वही सिलसिला इंशाल्लाह दोबारा शुरू होने वाला है। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होने वाला है जो लोग नए नए यहाँ पुर्तगाल आएंगे, और उनको इंशाल्लाह जल्दी रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। उसकी वजह ये है कि जब सारे पेंडिंग केस पीछे से ख़त्म हुए होंगे तो टेबल पे इंशाल्लाह उन्हीं लोगों की फ़ाइल होगी। ये सारा मामला हुआ क्यों? ये सारा मामला मैं आप लोगों से जिक्र कर चुका हूँ पहले भी कि कोविड की वजह से यहाँ सैफ बंद थी, यहाँ सारे दफ्तर बंद थे, जिसकी वजह से पेंडिंग फाइल्स बहुत हो गई थी। उसकी वजह से काम जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इन लोगों के पास जमा हो गया था, जिसकी वजह से 2-2 ढाई साल लग रहे थे लोगों के रेजिडेंस कार्ड आने में। अब ये क्या करने जा रहे हैं, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे अभी पिछले दिनों इन लोगों ने अनाउंस किया था कि हम जितने भी पुर्तगीज़ स्पीकिंग कंट्री है, चाहे उसमें अंगोला हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है ना, और बहुत सारे कंट्री ऐसे हो गए जो कि पुर्तगीज़ स्पीकिंग हैं और जो पुर्तगीज़ जानते हैं, उनको इन्होंने फटाफट पर्चे जारी किए। वो जारी करने का तरीका इनका क्या था, क्योंकि मेरे बहुत सारे ब्राज़ीलियन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जो लोग यहाँ पर आए थे और उनकी फ़ाइल को 6-6 महीने हो गए थे, तो इन लोगों ने उनको बोला कि हम आपको पेपर इशू कर रहे हैं। पेपर की जहाँ तक मैं बात करूँ, उस पेपर पे वो ब्राज़ीलियन लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जो पेपर इन लोगों को ब्राज़ीलियन को दिए गए हैं। अभी मैंने जो सैफ की वेबसाइट पूरी सर्च की है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री को ये पेपर इशू करेंगे, आया कि उस पेपर के ऊपर ये हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी अपने कंट्री ट्रैवल करके वापस आ सकेंगे इस कंट्री में या नहीं। लेकिन ये ज़रूर है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ में ये बात सच है, जब आप अप्लाई करते थे जॉब के लिए तो आपसे सारे इंटरव्यू होने के बाद जब आखिरी में आपसे ये पूछा जाता था कि आपके पास यहाँ पे रेजिडेंस है, तो आप बोलते थे नहीं, तो आपको ये रिफ्यूज़ कर देते थे। उसकी वजह से हम बहुत सारे लोग जो हैं वो होटल और क्लीनिंग, इस तरह की जॉबों में हम लोगों को भागना पड़ता था। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब ये पेपर आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग जैसे आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं या आप किसी को फ़्रेंच आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जर्मन भी जानते हैं, इन सब लोगों को बआसानी नौकरी मिल सकेगी उस रेजिडेंस कार्ड के ऊपर या उस रेजिडेंस पेपर के ऊपर जो हमें दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है कि उस पेपर के ऊपर आया कि हम अपने कंट्रियों पे ट्रैवल कर सकेंगे या नहीं। अब ये हुआ कैसे था, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। इन्होंने सेम सिस्टम जो निकाला ब्राज़ीलियंस के लिए और पुर्तगीज़ स्पीकिंग कंट्री के लिए, वो इस तरीके से था कि इन्होंने फ़ौरन इन्होंने पर्चे इशू किए थे उनको, जो कि 1-1 साल के थे। और उसको निकालने का तरीका क्या था कि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि पढ़े लिखे नहीं थे या ब्राज़ीलियन, वो आसान हल उन्होंने किया कि वो कनई चले गए। कनई जो यहाँ पे इमिग्रेशन दफ्तर है, वहाँ जाके एक पोर्टल कनई वालों ने लॉगिन किया। लॉगिन करके उनकी आईडी पासवर्ड डाल के उनको 1 साल का रेजिडेंस परमिट इशू कर दिया। उसी तरीके से यहाँ भी होने वाला है। जितने मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, वो सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे, वो अपने करीबी निजी ऑफिस में सर्च करके कनाई का दफ्तर जाके और वहाँ पे जाके वो अपना रेजिडेंस कार्ड, रेजिडेंस पेपर जो है वो निकलवा सकते हैं। लेकिन ये बात तो कंफर्म है, एज़ कम्पेयर टू जो इन्होंने ब्राज़ीलियंस के साथ किया, उनके साथ भी इन्होंने यही किया कि फ़ौरन कार्ड नहीं मिला। पहले आपको पर्चे मिले, आपको कार्ड आपके बायोमेट्रिक के टाइम पे ही मिलेगा। अच्छा, एक बात और बताऊं इस पर्चों के हवाले से कि पर्चों में ना आपको बायोमेट्रिक देनी पड़ेगी, ना आपको अपने टैक्स दिखाए,
लोगों ने, सिर्फ जिसने मैनिफेस्ट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया हुआ था, जिसकी फाइल लॉक थी, उन लोगों को ये 1-1 साल के पर्चे मिले। दूसरी बात मैं आप लोगों को और बताऊं मेरे दोस्तों, जो ब्राज़ीलियंस के साथ हुआ वो यही हुआ कि पर्चे तो इनको इशू हो गए, लेकिन जब इनको कार्ड आना था तो कार्ड इनका उनके टाइम पर ही आया। स्पीड थोड़ी सी उनकी तेज़ हो गई। जिनके 2 महीने बाद बायोमेट्रिक थे, वो अपने बायोमेट्रिक पर्चे उन्होंने निकाल लिए, वो अपने बायोमेट्रिक पे गए। बायोमेट्रिक पे जाने के बाद उन्होंने कार्ड पे जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे 3 सैलरी स्लिप लेकर गए, वो अपने पिछले तमाम टैक्सेस, अपना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लेके गए, तब जाके उनको कार्ड इशू हुए। तो पर्चा निकलवाने के लिए जो आप 1 साल का निकालेंगे, कनई से जाके निकाल लें, या खुद अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो घर से बैठ के निकाल लें। इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी डॉक्यूमेंट लगाने की। जिसकी फ़ाइल लॉक है उसको वो पेपर मिल जाएंगे। बट जब आप अपने बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे सैफ के ऑफिस, और आप जैसे आप कार्ड की रिक्वेस्ट उनसे करेंगे जो आपने ऑलरेडी की हुई है, उसमें आपको तमाम टैक्सेस चाहिए होंगे जो जो इनके रिक्वायर्ड हैं, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पीसीसी हो, चाहे वो आपके टैक्सेस हों, चाहे वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, चाहे आपका जुनता हो। बट जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपको पर्चे के अंदर, जो आप लीगल होंगे, पर्चे के अंदर आपको किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वो पर्चा लॉगिन करके निकल आएगा। और अब बेहतर होगा कि जब ये सिस्टम बनाएं तो आप कनई जाएं, किसी एजेंट को, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल हल ये है कि आप कनई ऑफिस जाएं, लिस्बन में है, या आप अगर लिस्बन से बाहर हैं, कहीं भी आप सर्च कर लें, आपके इर्द गिर्द जो कनई ऑफिस है वहाँ जाके आप ये पर्चे निकाल सकते हैं। इसमें आपकी एजेंट से भी जान छूट जाएगी और आपको पर्चा भी निकल आएगा। दूसरा मेरे दोस्तों, बैड न्यूज़ के हवाले से मैं बात करूं तो बैड न्यूज़ मेरे दोस्त ये है कि पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से मैं ये चीज़ें सुनता आ रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं थी कि जितने भी हमारे प्यारे भाई जिनको रेजिडेंस मिल गया है, ठीक है, और रेजिडेंस लेने के बाद उन्होंने लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेने के बाद उन्होंने टीवीडी का कोर्स किया, कोर्स करने के बाद इसमें एक ऑप्शन कंपलसरी होता है कि आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। हमारे लोगों ने क्या किया, 200, 250 यूरो दे के वो सर्टिफिकेट लगा के वो टीवीडी लाइसेंस ले लिया। लाइसेंस लेके वो जब गाड़ियाँ चलाना शुरू हुए तो अक्सर वो पुलिस ने उनको रोका। यहाँ पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे तो GNR भी रोकती है, ठीक है। तो उन्होंने उनको रोका, उनसे पुर्तगीज़ में बात की, गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन पे टीवीडी लिखा हुआ था, स्टिकर लगता है, उन्होंने उनसे बात की तो वो पुर्तगीज़ का एक वर्ड भी नहीं जानते थे। तो उसका उन 3-4 लोग वो मेरे पास ऐड भी हैं, उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। तो कि तुम्हें ये मिला कैसे कि तुमने टीवीडी करने के लिए तुम्हें कंपलसरी होता है तुम्हें कि तुम पुर्तगीज़ क्लासें लो, उसका सर्टिफिकेट तुमने लगाया हुआ है, लेकिन तुम्हें पुर्तगीज़ का एक वर्ड नहीं आता। अब ये लोग इस पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और वो तमाम मेरे प्यारे भाई जो कि टैक्सी ड्राइवर हैं पुर्तगाल में, और जिन जिन लोगों ने 200, 250 यूरो देकर वो सर्टिफिकेट हासिल किए हैं लैंग्वेज के, और वो आराम से टैक्सी चला रहे हैं, उनके लिए अब ये मुसीबत शुरू हो जाएगी और आगे आने वाले वक्तों में उनका टैक्सी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उन सब लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि मेरे भाई कोशिश करें, ये लैंग्वेज का कोर्स कर लें, ताकि आगे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम में आप ना फंस सकें। ये 4 महीने का, कुछ जगह 4 महीने का, कुछ जगह 3 महीने का कोर्स है, ये ज़रूर कर लें, ताकि कम से कम आपको पुर्तगीज़ की जो बेसिक लैंग्वेज है वो आती हो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इन्होंने जो इनकी मुखालिफ पार्टी है, एंटी इमिग्रेशन है यहाँ पर, तो उन्होंने इसकी पार्लियामेंट में बाकायदा डिबेट की है कि, और प्रूफ के साथ दिखाया है कि हम कितने सारे इंडियन, कितने सारे पाकिस्तानी को जानते हैं यहाँ पर, जो टीवीडी यानी कि टैक्सी चला रहे हैं, और जब उनको पुलिस ने पकड़ा तो उनको एक वर्ड भी नहीं आता था पुर्तगीज़ का। तो ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला, ये क्या कर रहे हैं, 200-250 यूरो दे देकर ये लाइसेंस ले लेते हैं, रिश्वतें देकर, और लाइसेंस ले लेते हैं। लाइसेंस बग़ैर आपको पुर्तगीज़ ज़बान आए हुए नहीं मिलता, उसके लिए आपको पुर्तगीज़ ज़बान आना चाहिए, और वो हम लोग 200-250 यूरो दे के वो ज़बान का सर्टिफिकेट, लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लगा के उनको बेवकूफ़ बना के टीवीडी लाइसेंस ले लिया करते थे। अब इस चीज़ पे भी सख्ती होने जा रही है। और मज़ीद मैं अपने भाइयों को यही बोलूँगा कि रिस्क ना लें। अगर आप सब लोग यहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं तो कोशिश कर लें कि 3-4 महीने की क्लासें ले लें, ताकि आप कम से कम बेसिक बोल सकें। ऐसा ना हो कि आपका टीवीडी लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए और आप पे बैन लगाया जाए, क्योंकि अब ये इसको प्रॉपर ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात पार्लियामेंट में भी उठ चुकी है अब इनके, ठीक है, इस पर ये एक्शन लेने जा रहे हैं। दूसरा, मैं आपसे ये भी जिक्र कर चुका हूँ कि 2-3 महीने पहले मुझे 2-3 लिस्बन में 2-3 ड्राइवर ने बोला कि यार हमें इस तरह पुलिस ने पकड़ा है, और वो हमसे जब पुर्तगीज़ में उन्होंने बात की तो हमें पुर्तगीज़ आती नहीं थी, तो हमें उन्होंने बैन कर दिया है। तो ये बात सच निकली है, और रिसेंटली आपको पता है कि जिस किस्म की ये न्यूज़ आई है, तो इसके हवाले से अब हम लोगों को मोहतात रहना पड़ेगा। दूसरा मेरे दोस्तों, स्पेन के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में कि स्पेन ने भी डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है
उसको अलाउ कर दिया है, उसको सैंक्शन कर दिया है। उसके हवाले से क्या डिटेल है इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा। ये डिजिटल नोमैड वीज़ा होता क्या है इसके ऊपर भी बताऊंगा। कौन लोग इसके एलिजिबल होते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि अब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से स्पेन के लिए भी डिजिटल नोमैड वीज़ा लेकर स्पेन आ सकते हैं और आराम से वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें इंशाल्लाह मेरे दोस्तों, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।